सो आज हम करेंगे टेंस का दूसरा पार्ट। आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछली क्लास में हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी हमने पहचान, उसके ऊपर जो हमारा रूल होता है कि कैसे हमने उसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगाया, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स से कैसे हमने जो है वो क्वेश्चन को रिलेट किया था, वो हमने देखा था। आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास अगर हम देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे वह स्कूल गया। ये जो टेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, वह स्कूल गया। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ही वेंट टू स्कूल, ये बनेगा इसकी ट्रांसलेशन। अब ये जो वेंट है ये है हमारा V2, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये है हमारा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जो है, मगर इसमें कहीं पे हमारे को हेल्पिंग वर्ब वो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो अफर्मेटिव केस में एब्सेंट होता है, अफर्मेटिव केस में नहीं लगता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। अफर्मेटिव केस में चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है सेंटेंस, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों ही केसेस में हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है वैसे लगता है तो वो डिड लगता है, ठीक है, मगर वो अफर्मेटिव केस में नहीं आता, ठीक है। तो इसमें जो मेन वर्ब होती है वो होता है और हेल्पिंग वर्ब। पहचान तो हमें इसी से करनी है किसी भी टेंस की। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डिड, ये है, और जो मेन वर्ब है वो या तो V2 लगेगा या तो V1 लगेगा, ठीक है। अब V2 और V1 का क्या रिलेशन है? जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि हमारे पास वहाँ पे V1 था और V5 था, वैसे ही यहाँ पे V1 है और V2 है। अब इसमें क्या होगा कि जो V1 है वो तब आएगा जब हम डिड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी, V1 तब यूज करते हैं जब हम डिड का यूज करते हैं, तब हमारा V1 आता है, और V2 तब यूज करेंगे जब हम डिड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब तब लगेगा जब अदर देन अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अदर देन अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा वो, ठीक है। या तो वो नेगेटिव होगा या फिर वो इंटेरोगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, मगर वो अफर्मेटिव नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा तभी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डिड जो है, अब देखिए यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ही वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे हमने डिड लगाया, नहीं लगा। तो डिड जब नहीं लगा तो हमने डायरेक्ट V2 लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल ये बोलता है कि अगर हम जहाँ पे V1 लगाएंगे तो वो डिड के साथ लगेगा, और अगर हमने V2 लगाना है तो वहाँ पे डिड नहीं लगना है। क्यों? क्योंकि इसका कारण एक और भी है, क्योंकि V2 जो है या तो आप हेल्पिंग वर्ब में लगा लो या फिर आप मेन वर्ब में लगा लो। अगर हेल्पिंग वर्ब में डू की सेकंड फॉर्म डिड लगती है ऑलरेडी, तो फिर आप मेन वर्ब में V2 क्यों लगाएंगे? तब आप V2 में V1 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिड लगा नहीं हुआ है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, V2 लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे डिड लगेगा वहाँ पे V1 लगेगा, और जहाँ पे डिड नहीं लगेगा वहाँ पे V2 लगेगा,
सिंपल। अब ये जो है इसी को अगर आप नेगेटिव बनाएंगे अगर इस सेंटेंस को, ही वेंट टू स्कूल, तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे डिड लगा हेल्पिंग वर्ब में, तो मेन वर्ब हमारा गो आया जो कि V1 है। तो जब हमने V2 यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में लगा लिया तो हमने V1 जो मेन वर्ब है वो V1 लगाई, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसको इंटेरोगेटिव बना दें तो क्या आएगा हमारा, डिड पहले आ जाएगा, मतलब इन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस, डिड ही गो टू स्कूल, ये इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरह से जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। इसमें क्या देखा हमने कि हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है और मेन वर्ब हमारी V1 या फिर V2 लगती है। V1 वहाँ लगती है जहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया है, और डिड का यूज़ कहाँ होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। बट अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है जी। थैंक यू।